सलमान सफदर साहब जिन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात की थी वो बिल्कुल खामोश है। उन्होंने एक रिपोर्ट लिखकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को दे दी है। इमरान खान साहब की फैमिली को और उनकी पार्टी को ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से लेकर पब्लिक करनी चाहिए। और क्योंकि देखें ना, पब्लिक में बहुत ज्यादा तजस्सुस है और बहुत ज्यादा एक बेचैनी है। इमरान खान साहब पाकिस्तान के सबसे बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं और लोगों का ये हक है कि वो ये जाने कि उनकी सेहत के हालात क्या हैं और क्या जेल में उन्हें परेशान कुन हालात में रखा गया है जैसा कि दावा किया जा रहा है। और कैदे तन्हाई में तो इमरान खान साहब को डाला हुआ है, ये बात तो हम सारे जानते हैं, उनकी फैमिली भी रोज ये कहती है। तो सलमान सफदर साहब जो है वो तो खामोश हो गए और उन्होंने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया कि जनाब मुझे क्योंकि अदालत का फ्रेंड मुकर्रर किया था और मैंने सिर्फ अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। वो इसी बात पर खुश हैं कि अदालत ने उन्हें मुकर्रर किया और वो इसे एक बहुत बड़ा ऑनर समझ रहे हैं। लेकिन असल बात यह है कि लोगों की दिलचस्पी इस बात में नहीं है कि अदालत ने किसको इज्जत दी और किसको ऑनर दिया और किसको मुकर्रर किया और वो कितना जिम्मेदार है। लोगों की दिलचस्पी इस बात में है कि इमरान खान साहब की हालत क्या है और इसके बारे में लोग जानना चाहते हैं। यानी ये तो अदालतों की जजों की बेचारों की अपनी कितनी इज्जत रह गई है पाकिस्तान में। जो उठता है उठ के जजेस की बेइज्जती करता है, उनकी तौहीन करता है, बल्कि जजेस खुद इंसाफ के लिए मारे मारे फिरते हैं। इसी मुल्क के अंदर जजेस बेचारे अदालतों में केस करते फिर रहे हैं कि जनाब हमें बचाया जाए। यानी हमारी जो औकात और जो इज्जत पाकिस्तान में रह गई है वो जज बेचारे खुद लिखकर बताते हैं। तो जजेस की अपनी इज्जत नहीं है तो जज दूसरों को क्या इज्जत देंगे पाकिस्तान में, ये हम देख रहे हैं। बदकिस्मती है लेकिन देख रहे हैं। 7 सफहात और 22 पैराग्राफ जमा करवाए सलमान सफदर ने और अब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को पब्लिक को बताना चाहिए और ये डॉक्यूमेंट पब्लिक करना चाहिए कि इमरान खान साहब के हवाले से एग्जैक्टली सूरत-ए-हाल क्या है। अच्छा, ये भी एक बात कंफर्म हुई है कि सलमान सफदर साहब को इमरान खान साहब के सेल तक एक्सेस दी गई है। वो वहां तक गए, उन्होंने जाके उसको भी देखा और रिपोर्ट उन्होंने इस हवाले से जमा करवाई है। और इसके अलावा ये बात उन्होंने कही कि मेरे से जो मंसूब करके खबर चलाएगी कि इमरान खान साहब ठीक है, वो खबर गलत है। यानी उन्होंने ये भी नहीं कहा कि इमरान खान साहब की हालत ठीक नहीं है, लेकिन उनका यह कहना था कि मेरे से मंसूब करके जो मीडिया ने यह खबर चला दी कि इमरान खान साहब ठीक है, वो खबर गलत है। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने जो भी कहना था वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बता दिया अपनी रिपोर्ट के अंदर। अब जनाब ये मामला पब्लिक के सामने तो आना चाहिए ना। लोगों को इस बात के ऊपर एक बेचैनी है, कौम सूली में टंगी हुई है कि जनाब पता नहीं इमरान खान साहब की जेल में क्या हालत है। क्योंकि जो बुशरा बीबी की बहन है उन्होंने बताया, क्योंकि बुशरा बीबी की अपनी फैमिली के साथ मुलाकात हुई थी, उन्होंने ये बताया कि इमरान खान साहब की जो आंख की हालत है वो 10% भी ठीक नहीं हुई। और यह भी दावा किया गया कि इमरान खान साहब को उस तरह इलाज नहीं मिल रहा और उनकी शिकायत बदस्तूर मौजूद है। और यह मुतालबा किया गया कि इमरान खान साहब को उनके अपने मुआलिजीन से चेक करवाया जाए और स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो है वो इस मामले को देखें। अब यहां पे पूरी दुनिया से रोला पड़ा हुआ है, आलमी अखबारात में ये खबरें आ रही हैं और बहुत प्रेशर है। यानी अभी अक़वाम मुत्तहिदा का एक वफद आता है, वो आकर मिलता है पाकिस्तान में। यूरोपीय यूनियन का प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर, फिर पाकिस्तानियों का अपना बहुत प्रेशर है। तो आप इमरान खान जैसे लीडर की आंख का आप रिस्क ले नहीं सकते। तो एक इंजेक्शन तो इन्होंने इमरान खान साहब को लगवा दिया और उसमें इमरान खान साहब ने इजाजत यानी अपनी मर्जी भी दे दी कि जनाब ठीक है आप लगवा दें। लेकिन अब इन्हें 4-4 हफ्ते के बाद मजीद इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे। अब दूसरा इंजेक्शन लगाने का वक्त करीब आ गया। ये इमरान खान साहब को इंजेक्शन उनकी मर्जी के बगैर लगा ही नहीं सकते। अगर इमरान खान साहब अब इस बात पे बिगड़ जाते हैं कि जनाब एक इंजेक्शन आपने लगा दिया है, अब 4 हफ्ते हो गए, दूसरा आपने लगाना है तो मेरी फैमिली को बुलाएं, मैं उनकी मौजूदगी में लगाना चाहता हूं, तो जनाब इसके ऊपर तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर तो इमरान खान साहब की फैमिली को बुलाना पड़ेगा, इमरान खान साहब के मुआलिजीन को बुलाना पड़ेगा। और क्योंकि देखें ना, एक मरीज इसके ऊपर एतराज कर सकता है, वो ये कह सकता है कि जी मैं ये इलाज नहीं करवाना चाहता। ये हर मरीज के पास हक होता है। और अगर इमरान खान साहब ये कह देते हैं तो इसका बर्डन इमरान खान पे नहीं आएगा, इसका बर्डन पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब पे आएगा। क्योंकि इमरान खान साहब एक बात बार बार कह चुके हैं और रिकॉर्ड के ऊपर रख चुके हैं कि मुझे कुछ हुआ तो जिम्मेदारी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की होगी और किसी की नहीं होगी। देखिए इमरान खान बार बार ये बताते हैं कि उनकी कोई जरदारी से, नवाज शरीफ से, बाकियों से कोई लड़ाई नहीं है। ना ये बेचारे इतने जोगे हैं कि उनके साथ इमरान खान अभी लड़े। उनका जो मामला है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ है। वो ये कहते हैं मुझे कुछ हुआ या मेरी बीवी को कुछ हुआ तो जिम्मेदारी आसिम मुनीर साहब की होगी। तो अब उनके ऊपर यह बर्डन आएगा कि दूसरा इंजेक्शन इमरान खान साहब को कैसे लगाना है और कौन कौन उस वक्त मौजूद होगा। कुछ लोग बार बार ये बयानियां बना रहे हैं कि जनाब इमरान खान साहब की कोई डील होने जा रही है। तो मेरी 2 चीजें मैं उनके सामने रख देता हूं, क्योंकि 2 ही लिटमस टेस्ट हैं हमारे पास। देखें ना, डील हो रही है तो कोई सबूत आपको देना पड़ेगा या आपको दलील के साथ बात करनी पड़ेगी। तो 2 चीजें ऐसी हैं जो हो जाएं तो आप कह सकते हैं कि जी इमरान खान ने डील कर दी। नंबर 1, इमरान खान साहब गैर मशरूत सिद्ध के दिल से माफी मांग लें, जनाब ये मैं माफी मांग रहा हूं, ये हमने गलत कर दिया। 9 मई के हवाले से यही मुतालबा है DGI SPR का, यही मुतालबा है आर्मी चीफ का, यही मुतालबा है जो
पाकिस्तान की हुकूमत और टाउट्स जो है वो बार बार दोहराते रहे कि जनाब इमरान खान को सच्चे दिल से माफी मांगनी पड़ेगी, और जनाब वो ये कहेंगे कि जनाब 9 मई में हमने गलत किया तो हम माफी मांगते हैं। ये एक, अगर तो ये हो जाता है तो फिर आप समझेंगे इमरान खान की वो डील हो गई है जिसके बारे में ये सारे लोग कहते रहे। वो तो नजर नहीं आ रहा, वो तो माफी कहीं भी नहीं है, बल्कि इमरान खान को तो कैद तन्हाई में डाला हुआ है। अगर वो माफी मांग रहे होते तो क्या कैद तन्हाई के अंदर होते? तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, दूसरी ऑप्शन क्या हो सकती है डील में कि इमरान खान साहब खामोश हो जाए, बिल्कुल वैसे जैसे नवाज शरीफ खामोश हो गए थे, साथ उनका पूरा टब्बर चुप कर गया था, मरियम नवाज भी चुप, शहबाज शरीफ भी चुप, हमजा शहबाज भी चुप, पूरा खानदान जो है ना वो सन्नाटा, बिल्कुल पूरे खानदान को सांप सूंघ गया था जिस वक्त ये लोग डील कर रहे थे। तो या तो इमरान खान साहब को सांप सूंघ जाए, उनकी पूरी फैमिली चुप कर जाए, वो भी चुप नहीं करते, ना उनकी पार्टी चुप करती है, ना उनकी फैमिली चुप करती है, ना इमरान खान साहब चुप करते हैं। अगर इमरान खान साहब चुप करते होते तो इमरान खान की उनकी बहनों से मुलाकात तो करवा देते, या इमरान खान के बेटों को वीजे तो दे देते कि वो आए और आकर मुलाकात करें। तो ये लॉजिक नहीं बनती जो लोग ये कह रहे हैं। मसला ये नहीं है कि इमरान खान फंस गया है या इमरान खान कोई डील मांग रहा है, मसला इस वक्त ये है कि निजाम फंस गया है कि अब करना क्या है। इमरान खान जिसने कसम खाई है ना उसने बीमार होना है, ना उसने अस्पताल जाना है, ना उसने मुल्क से बाहर जाना है, और ना उसने नवाज शरीफ या जरदारी बनना है। उसकी आंख के अंदर एक ऐसा प्रॉब्लम हो गया जिसकी वजह से निजाम फंस गया और उन्हें पता है कि इलाज करवाना पड़ेगा, इलाज नहीं करवाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और इमरान खान आपको पता है कि वो बहुत इस मामले पे बहुत सख्त जान है, बहुत जिद्दी आदमी है, वो तो बात नहीं मानेंगे। उन्होंने तो कहा है कि ये मुझे डरा हुआ देखना इनकी हसरत रह जाएगी और मैं जीत कर वापस आऊंगा। तो वो तो नवाज शरीफ नहीं बनेंगे, ना वो जरदारी बनेंगे। तो अब ये खबरें जितनी मर्जी चला दें, जब तक दो चीजें नहीं होंगी ना तब तक कोई बिलीव नहीं करेगा। नंबर 1 इमरान खान की माफी, नंबर 2 इमरान खान की लंबे अरसे तक खामोशी। अगर ये दो चीजें ये मैनेज करके दिखा देंगे, इमरान खान भी चुप, उसकी फैमिली भी चुप, उसके लोग भी चुप, और साथ में ये मैनेज करके दिखा देंगे जनाब इमरान खान साहब ने माफी मांग ली, तो फिर तो हम मान लेंगे जनाब कोई डील हो गई, कोई डील हो गई है, कोई मामला तय हो गया, खबर भी आपके सामने आ जाएगी। लेकिन अगर ये नहीं होता तो फिर काहे की डील है? ये सिर्फ मामला जो लोग कहते हैं ना एनआरओ बार बार चाहिए होता है, वो एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए होता है। एस्टेब्लिशमेंट फंस गई है, हुकूमत डिलीवर कर नहीं रही, आलमी सतह पे ये बहुत बुरी तरह फंस गए हैं, पाकिस्तान के अंदर मईशत तबाह हो गई है, दहशतगर्दी इनसे कंट्रोल नहीं हो रही, अवाम के अंदर इनकी मकबूलियत जमीन बोस हो चुकी है, किसी एक जगह पे ये परफॉर्म नहीं कर पा रहे। ऐसी सूरत हाल में फिर इन्हें रुजू करना पड़ेगा, ऐसा लगता है इनका रुजू करने का वक्त आ गया है। नाजरीन, इमरान खान साहब को नेक्स्ट इंजेक्शन लगना है, इसके हवाले से सबको नजर रखनी पड़ेगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान साहब की फैमिली को, तमाम लोगों को नजर रखनी पड़ेगी कि किस वक्त उन्हें अब जेल से निकाला जाता है। पिछली मर्तबा तो उन्हें नहीं पता था, लेकिन इस मर्तबा वो जानते हैं कि वो दिन आने वाला है जब इमरान खान को जेल से निकालना है, तो फिर सबको नजर रखनी पड़ेगी। अच्छा जी, एक और ये खबर है नाजरीन, राजा अजहर साहब हैं, ये साबिक एमपीए हैं कराची से, फॉर्म 45 करें तो ये लोग फिर जीते हुए थे। ये फहीम खान साहब हैं, साबिक एमएनए हैं कराची से, और पेशावर से अली जमान एडवोकेट साहब। इन्हें जनाब तीनों को उठाया गया अलग अलग जगहों से, और ये 8 फरवरी के दिनों में एक को तो कल उठाया गया और इनको उठा के इनको बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इनकी तस्वीर और वीडियोस मैंने देखी हैं, इनकी आंखों पे पट्टियां बांध के, इनके सरों के ऊपर बोरियां चढ़ा के, ताकि इन्हें कोई देखे ना कौन लोग मार रहे हैं। नामालूम अफराद ने इनको बहुत बदतरीन टॉर्चर का निशाना बनाया। एक तरफ लोग कहते हैं वो डील हो रही है, इधर जो टॉर्चर है वो अंधाधुंध हो रहा है। और ये वही लोग हैं जो इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं और इनके ऊपर बदतरीन टॉर्चर हो रहा है। तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का किसी किस्म का कोई मूड नहीं है, और इस जुल्म और जबर के अंदर पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं। आज अगर एमपीए और एमएनएस को मार पड़ रही है तो कल बाकियों को भी पड़ेगी। यही मार पीपल्स पार्टी वाले, पीएमएलएन वाले भी खाए हैं। अगर आज फहीम खान ने मार खाई है तो कल जनाब ये साद रफीक को पड़ सकती है, इसी तरह की मार और लोगों को पड़ सकती है, और जमहूरियत वार में पड़ सकती है, जमहूरियत वार में, क्योंकि ये जमहूरियत के लिबादे के अंदर सारा कुछ हो रहा है ना। इसका मलबा सियासी जमातों पे, पीपल्स पार्टी पे और पीएमएलएन पे गिरेगा, वो इससे बच नहीं सकेंगे। वो कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इसके पीछे मेन किरदार है, लेकिन ये सियासी जमातें पूरी पूरी सहूलतकारी इन मामलात में कर रही हैं। और ये वो बंदे हैं नाज़रीन जिनके ऊपर बाहर बैठ के बहुत सारे लोग इल्जाम लगा देते हैं कि जनाब ये गद्दार हैं, ये कंप्रोमाइज्ड हैं। ये नहीं, कभी बाहर बैठ के बड़ा आसान होता है ये कहना कि सरम जावेद कंप्रोमाइज्ड है, फलक जावेद कंप्रोमाइज्ड है, वो दोनों की तरह जेल में। बाहर बैठ के कहना बड़ा आसान होता है कि फलानी शानदाना गुलजार कंप्रोमाइज्ड है, कोई अफरीदी कंप्रोमाइज्ड है, कोई फलां बंदा कंप्रोमाइज है, बड़ा आसान होता है। लोग अपना चूरन बेचने के लिए कह देते हैं। कोई कह देता है कि जनाब वो लाहौर से आलिया हमजा वो कंप्रोमाइज है, कोई कह देता है सलमान अकरम राजा जो है वो कंप्रोमाइज है। बड़ा आसान होता है कहना, पाकिस्तान में रह के लड़ना बहुत मुश्किल है। तो बाहर बैठ के ये चूरन बेचना अपने थोड़े से व्यूज के लिए बड़ा आसान है। मैं तो बड़े आराम से कह सकता हूं, मैंने तो बहुत मार खाई है,
लेकिन मैं जानता हूं कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग रहते हैं उनके लिए कितना मुश्किल है वहां पे सरवाइव करना, वहां पे मूव करना, वहां पे तहरीक चलाना, और लोगों के सबके हालात एक जैसे नहीं होते। लिहाजा ये थोड़े से होश के नाखून लें। जो लोग बाहर बैठे हुए फतवेबाजी करते हैं वो होश के नाखून लें और लोगों के लिए गुंजाइश पैदा करें। ये जरूरी नहीं है कि तमाम लोगों को आप गद्दार करार दे दें, तमाम लोगों को आप बागी करार दे दें, तमाम लोगों को आप कंप्रोमाइज करार दे दें। ये जरूरी नहीं है, ये गैर जरूरी है और इससे उल्टा कॉज को नुकसान होता है। बहरहाल जो लोग करते हैं वो करते हैं और एक्सपोज भी होते हैं। अब नाजरीन, ख्वाजा आसिफ की भी आवाज बंद कर दी गई कौमी असेंबली, यानी अपोजिशन की आवाजें तो बंद होती थी, ख्वाजा आसिफ की भी आवाज बंद कर दी। यहां से आप अंदाजा कर लें कि जो आवाज बंद करने वाला ना, उसको इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि ये हुकूमत का बंदा या अपोजिशन का है, ये वफाकी वजीर है या अपोजिशन लीडर है, कोई सरोकार नहीं है उसको। ये है कि बस बात मेरी मर्जी की होनी चाहिए, मेरी मर्जी की बात नहीं होगी तो मैं आवाज बंद करूंगा। ख्वाजा आसिफ की आवाज बंद होती है, अचानक से टेलीकास्ट रुक जाती है। तो वजीर दिफा है पाकिस्तान का, आप अंदाजा करें, पाकिस्तान का वजीर दिफा है। अब नाजरीन, मुझे अच्छी तरह याद है मरियम नवाज, ये हमजा शहबाज, ये बिलावल, ये अलीम खान, ये अलग अलग पार्टियों के मैं आपको नाम ले रहा हूं, ये सारे लोग दिन रात चूरन बेचते थे कि जनाब हमने तो किसी सूरत भी अवाम को रिलीफ दिए बगैर रहना ही नहीं है। इलेक्शन के अंदर इनके दावे क्या थे, मैं आपको जरा सुनाता हूं, ये जरा आप दावे चेक करें इलेक्शन के अंदर इनके। ये इलेक्शन में कहते थे जनाब कि हमने 300 यूनिट, कोई 200 कहता था, कोई 300 यूनिट कहता था, कि हमने बिजली के बिल ही नहीं लेने 300 यूनिट तक के, 300 यूनिट तक का बिजली का बिल लेना ही नहीं है। बल्कि ये लोग कहते थे कि मोटरसाइकिल के अंदर पेट्रोल मुफ्त डाला करेगा, बड़ी गाड़ियों में हम पेट्रोल के पैसे लिया करेंगे, मोटरसाइकिल में हम पेट्रोल भी मुफ्त डाला करेंगे। ये बातें इन्होंने अपने मुंह से इलेक्शन में की थी और इन्होंने अब हालत क्या कर दी। पहले जरा ये मरियम नवाज की बात आप सुनिएगा, बाकियों की तो सबकी मौजूद है, आप निकाल के सुन सकते हैं। ये जरा मैं आपको सुनवाना चाह रहा हूं क्योंकि सबसे ज्यादा झूठ इन्होंने बोला। ये सुने आप। ये देखना जो 100 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं, जब वो दफ्तर में जाएंगे बिजली का बिल लेने, तो उनको जो कागज दिखाया जाएगा उस पर लिखा होगा कि आपको बिजली का बिल नहीं आएगा क्योंकि आपका बिजली का बिल हुकूमत पंजाब ने अदा कर दिया है। और मैंने हमजा को कहा कि हमजा आहिस्ता आहिस्ता इसको 100 यूनिट से ऊपर 200 यूनिट वालों पर भी लेकर जाओ, 300 यूनिट वालों को भी लेकर जाओ। लो जी, सबकी कमर तोड़ दी इन्होंने, 200 यूनिट वाले भी, 300 यूनिट वाले भी, 500 यूनिट वाले भी। ऐसे फ्रॉडिये और नौसरबाज है ना ये। अलीम खान ने भी यही बातें की, 300 यूनिट तक जनाब बिल मुफ्त, आप जनाब मोटरसाइकिल चलाएंगे तो आपकी गाड़ी में पेट्रोल मोटरसाइकिल के अंदर मुफ्त। ये लोगों को चूना लगाते हैं और ये हर दफा आ जाते हैं एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे बैठ के। हालत आप इनकी ये देखें कि अभी इन्होंने किया क्या है पाकिस्तान के साथ। ये कहते थे ना 200-300 यूनिट बिजली मुफ्त, मोटरसाइकिल वाले का पेट्रोल मुफ्त। अभी इस वक्त सूरत हाल ये है और मैं को सिंप्लीफाई करके आपको बताता हूं कि इन्होंने किया क्या। ये जो नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग के ऊपर ये आए हैं ना, उसका वन लाइनर मैं आपको बता रहा हूं। कोई भी आपसे बात करे आपने ये उठा के मुंह पे मारना है। मैं बहुत आसान करके आपको बता रहा हूं कि इन्होंने कौम के साथ क्या किया और उसका जवाब क्या है। जब भी कोई आपसे बात करे कि जनाब ये हो गया वो हो गया, अब तो इनके अपने जो मिरासी हैं, जो इनके अपने बहुत करीबी लोग हैं, वो इसके ऊपर तनकीद करना शुरू हो गए। कुछ लोग तो बेचारे ऐसे हैं या उनकी इस लेवल तक ड्यूटी लगी हुई है कि वो अभी तक डटे हुए हैं रातबखोर किस्म के लोग कि जनाब जो कर रही है ठीक कर रही है हुकूमत, ये नेट मीटरिंग खत्म करके नेट बिलिंग। ओ भाई, तुमने लाखों लोगों के मीटर लगवा दिए, उनका पैसा खर्चवा दिया और अब तुम एंड टाइम पे आगे बाद में पॉलिसी बदल लोगे, लोगों की जेब पे डाका डालोगे। मैं वन लाइनर आपको बता रहा हूं, ये 2 जुमलों के अंदर सारा का सारा जवाब है इसका। गौर से सुनिएगा। आईपीपी, जिसमें शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज का आईपीपी भी है, वजीर आजम के बेटे का आईपीपी, अगर वो 1 यूनिट बिजली बनाएगा तो 3 यूनिट के पैसे लेगा। मैं फिर आपको बताता हूं, वजीर आजम शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज का आईपीपी और बाकी सारे आईपीपी ये मिलकर अगर 1 यूनिट बिजली पैदा करेंगे तो 3 यूनिट बिजली के ये सरकार से पैसे लेंगे और वो आम आदमी की जेब से जाएंगे। जबकि एक आम पाकिस्तानी इन्हें 5 यूनिट बनाकर देगा तो उसके बदले में 1 यूनिट मिलेगा। अब आई समझ आपको बात की। यानी इनका 1 यूनिट 3 यूनिट के बराबर और आम पाकिस्तानी के 5 यूनिट 1 यूनिट के बराबर। ये इन्होंने किया। पाकिस्तान के साथ जुल्म और टैक्सेस आम पाकिस्तानी के ऊपर अलग से लगेंगे। ये है नाजरीन वो सच जिसे आपसे छुपाया। जनाब शहबाज शरीफ ने इसका नोटिस ले लिया, यानी रातबखोर सहाफी कहते नहीं ठीक हो गया, कमाल हो गया, शहबाज शरीफ ने इसके ऊपर नोटिस ले लिया। शहबाज शरीफ ने कहा नहीं जी ज्यादती है, मैं इसको चेक कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं। अब नाजरीन, जो एक सर्वे इन्होंने किया था गाजा के हवाले से, ये एक जाली सर्वे पाकिस्तान में करवाया गया था मुबैना तौर पे।
ये 73% पाकिस्तानी गजा में फौज भेजने के हामी है। मैं क्लेम करता हूं कि ये जाली सर्वे है, क्लेम करता हूं। नहीं तो इसका सैंपल साइज हमारे साथ शेयर करें, हम चेक करवा लेते हैं सर्वे आपका असली है या नकली है। मेरे प्लेटफॉर्म के ऊपर सर्वे पड़ा हुआ है, आप यूट्यूब पे जाकर देख लें, आप ट्विटर के ऊपर जाकर देख लें। कुछ 6000 लोगों ने ट्विटर के ऊपर वोट किया है और कुछ 30,000 लोगों ने यूट्यूब के ऊपर वोट किया है। आप निकाल कर देख लें उस सर्वे को, उसका एनालिसिस कर लें, आपको पता चल जाएगा। वो कह रहे हैं जी 73% पाकिस्तानी खुश हैं कि फौज भेज दो गजा में। अब ये पता चल रहा है कि 8000 इंडोनेशियन फौजी गजा के लिए तैयार हो चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूं जो सर्वे अभी हमने किया उसका रिजल्ट क्या आया, उस सर्वे का आप रिजल्ट देखिए। सर्वे में हमने सवाल किया था कि गजा फौज भेजने का फैसला ये दुरुस्त है या गलत है, आप इसके बारे में क्या कहते हैं, जो हुकूमत ने गजा फौज भेजने का फैसला किया था। तो इसके ऊपर मैंने 2 ऑप्शन दिए थे, हां या नहीं। अब आप ये देखें कि इसमें जब हमने सैंपल साइज निकाला तो उस वक्त हमने लगभग 5000 का सैंपल निकाला था, अब 6000 के करीब हो गया है। 5029 का सैंपल हमने उस वक्त निकाला था और उसका हमने एनालिसिस कर दिया कि कितने लोग हक में कितने खिलाफ हैं। 4744 लोगों ने साफ कहा कैटेगोरिकली कि हम इसकी मुखालफत करते हैं, गजा में फौज नहीं भेजी जानी चाहिए। परसेंटेज बनती है 94.3। अच्छा जी, कितने लोगों ने हमायत की? 1.1%, यानी 54 लोगों ने इसकी हमायत की, जो तादाद बनती है 1.1%। अच्छा, कुछ लोग जो है वो गैर वाज़ेह उनके जवाबात थे, उन क्लैरिटी नहीं थी कि वो इधर है या उधर है। उन्होंने बहुत सारे वैसे ही मैसेजेस किए हुए थे, उसके अंदर हां या ना का जवाब नहीं था। उन मैसेजेस को हमने अलग कर दिया, यानी वो 4.6% मैसेज बनते हैं। लेकिन आप अंदाजा करें कि 1.1% लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं गजा फौज भेज दो, और बाकी लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं गजा फौज मत भेजो। ये है नाजरीन पाकिस्तानियों का जवाब। और वो कह रहे हैं जी 73% पाकिस्तानी कह रहे हैं कि गजा में फौज भेजो। ये कौम को चूना लगा रहे हैं, ये कौम से झूठ बोल रहे हैं और झूठ के ऊपर इन्होंने अपनी इमारत खड़ी की हुई है। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब ने एक जुमला बोला, उन्होंने कहा जी कि अल्लाह मुझसे पूछेगा कि दुनिया में क्या काम किया तो मैं कहूंगा कि मेरिट पर काम किया। शर्म नहीं आ रही मियां साहब आप?